Welcome to you all in this fifth video of Clear Your Concept series. आज के इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट के डिफरेंट तरीके क्या हैं। इसमें एक तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक ओपन एडवर्टीजमेंट दिया जाता है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो या ना हो अप्लाई कर सकता है। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन में उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आदमी का किसी हायर पोस्ट पे सिलेक्शन किया जाता है। इन डेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन ए में काम करने वाले आदमी को ऑर्गेनाइजेशन बी में, दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, डेपुटेशन पर लिया जाता है, मतलब टेम्पोररी उसकी हायरिंग की जाती है एक फिक्स पीरियड के लिए, और उस पीरियड के बाद उस पर्सन को अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन ए में वापस जाना पड़ता है यदि उसका एब्जॉर्प्शन इस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन बी में ना हो जाए। आज का फोकस हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में या तो ओपन कंपटीशन के थ्रू सिलेक्शन होता है या इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है। यदि ये सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू है तो ये सिलेक्शन या तो मैक्सिमम एज ऑफ सर्विस तक होता है जिसको सुपर एनुएशन कहते हैं, या फिर एक फिक्स पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर पे लेवल पे होता है, यानी कि उसको इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है और पे उसका बढ़ता रहता है एवरी ईयर, जिसको टेनोरल अपॉइंटमेंट कहते हैं। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्सन का यदि रिक्रूटमेंट होता है तो उसका भी रिक्रूटमेंट एक फिक्स पीरियड के लिए है जो कि किसी पे लेवल पे हो सकता है या ऑन फिक्स पे हो सकता है, यानी फिक्स रेन्यूएशन पे हो सकता है। क्या डिफरेंस है इसमें अभी हम देखेंगे। री एम्प्लॉयमेंट में एक आदमी जब एक ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली छोड़ देता है किसी भी कारण से, सुपर एनुएशन भी हो सकता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो री एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर होता है। ओपन कंपटीशन में एग्जामिनेशन एक कंपलसरी कंडीशन है जिसमें कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जामिनेशन के बाद यदि पोस्ट लो लेवल का है तो विदाउट इंटरव्यू उसका सिलेक्शन होता है, यदि ये हायर लेवल का है तो इसके साथ इंटरव्यू भी किया जाता है। अब इंटरव्यू प्रोसेस पे यदि सिलेक्शन हो रहा है तो टिल सुपर एनुएशन एंड ऑन टेन्योरल बेसिस अपॉइंटमेंट दोनों जो है परमानेंट अपॉइंटमेंट है जिसमें कि पर्सन का लियन उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और री एम्प्लॉयड पर्सन के री एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर ऐसा नहीं होता है। इसमें होता ऐसा है कि यदि किसी का एम्प्लॉयमेंट जनरल बेसिस पे या टिल सुपर एनुएशन हो रहा है तो उस पर सीसीएस सीसीए रूल 2005 एप्लीकेबल है, यानी कि यदि उसको उसके अपॉइंटमेंट का जो पीरियड फिक्स है उससे पहले सर्विस से हटाना हो तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है या आफ्टर सुपर एनुएशन रीएम्प्लॉयमेंट पे है तो उसको इस तरह के कंडीशंस को यानी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को फॉलो नहीं करना पड़ता है, एक नोटिस पीरियड देना होता है और उसके बाद उस पर्सन की सर्विस टर्मिनेट हो सकती है। अगर ये सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओपन कंपटीशन के थ्रू हो रहा है जिसको कि ओपन रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले वैकेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। उसके बाद वो रिक्रूटमेंट किस मेथड से होगा, ओपन कंपटीशन से होगा या इंटरव्यू के थ्रू होगा या प्रमोशन पे होगा या फिर डेपुटेशन पे होगा, ये डिसाइड किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जिसको रिक्रूटमेंट रूल जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसमें मेंशन होता है। उसके बाद गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिजर्वेशन डिसाइड करना पड़ता है, तब एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है और जब एप्लीकेशन का रिसिप्ट हो जाता है तो एक डाटाबेस बनाते हैं कि किसने अप्लाई किया, किस डेट को एप्लीकेशन आया था, कॉन्टैक्ट एड्रेस उसका क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल वगैरह क्या था, उसका एक डाटाबेस बनाते हैं। उसके बाद चूंकि ओपन कंपटीशन है सो एग्जामिनेशन हमको कराना ही पड़ेगा, तो एग्जामिनेशन या टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसके रिजल्ट की बेसिस पर यदि इंटरव्यू होना है तो एक इंटरव्यू की कमिटी कंस्टिट्यूट होती है जिसका कि जिक्र रिक्रूटमेंट रूल में होता है। उसके बेसिस पे वो कमिटी कंस्टिट्यूट की जाती है, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के रिजल्ट के बेसिस पर एक पैनल सेलेक्ट किया जाता है और उस पैनल पे अप्रूवल होता है कंपिटेंट अथॉरिटी का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है,
और इसके बाद अपॉइंटमेंट का लेटर इशू कर दिया जाता है। अगर यही रिक्रूटमेंट इंटरव्यू मेथड से हो रहा है तो इसमें टिल रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ डाटाबेस तक प्रोसीजर वही होता है जो ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट में होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जितने एप्लीकेशन आते हैं उसकी स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। कैसे की जाती है हम आगे देख रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया हुआ होता है या जिनका शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता है, दोनों का इंफॉर्मेशन पब्लिश किया जाता है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेज पर, जिसमें यह बताता है कि यदि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई है तो किस कारण से नहीं, ताकि वो अगर ऑब्जेक्शन सबमिट करना चाहे तो करे। उस ऑब्जेक्शन को सुना जाता है। उसके बाद उसकी बेसिस पे फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट निकलता है कि भाई अब इन्हीं को बुलाया जा रहा है इंटरव्यू में फाइनली। और उसके बाद एक कमिटी कंस्टिट्यूट होती है। कमिटी चाहे तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट वहां ले सकती है या नहीं भी ले सकती है, कमिटी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर पैनल बनता है, पैनल पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल होता है और अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। अभी तक हमने जो भी स्टेप्स डिस्कस किए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हर स्टेप को। पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी। बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिन ही यहीं से करता है। किसी भी ईयर में वैकेंसी को डिसाइड किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर और वैकेंसी रजिस्टर दो होते हैं इसके हेल्प से। एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर में नेम वाइज डिटेल होता है जिसमें यह मेंशन होता है कि पर्सन ए किस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, कब उसने ज्वाइन किया था, अगर वो प्रमोशन से आया था वहां तो कब प्रमोटेड हुआ था, उसका कास्ट स्टेटस क्या था, यानी कि रिजर्वेशन में वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट वैकेंसी रजिस्टर। वैकेंसी रजिस्टर में यही डिटेल पोस्ट वाइज होता है, यानी कि कोई भी पोस्ट कब भरा गया था, पोस्ट किस कैटेगरी का था, किस कैटेगरी से भरा गया, बिकॉज कई बार एससी में अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो एसटी से भी भर लिया जाता है। किस कारण से अभी की वैकेंसी जनरेट हुई है, क्या नया पोस्ट क्रिएटेड हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया है। इसमें वैकेंसी हमेशा 1 जनवरी को डिसाइड करनी होती है। तो 1 जनवरी को जब ये वैकेंसी डिसाइड करनी होती है तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लास्ट 1 जनवरी को जितनी वैकेंसी हो रही होती है उसमें करेंट ईयर में यानी लास्ट ईयर में जितनी वैकेंसी आई उसको ऐड कर दिया जाता है। तो इस 1 जनवरी को कितनी वैकेंसी हुई ये डिसाइड हो जाता है। रोटा कोटा रजिस्टर बहुत ही कंफ्यूज्ड एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बेसिकली रोटा कोटा रजिस्टर का मतलब होता है रोटा मीन रोटेशन, कोटा मीन कोटा मीन। तो इसमें यह डिसाइड किया जाता है कई बार, जैसे एक सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं इसको समझने के लिए कि कोई वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी थी। रिक्रूटमेंट रूल में प्रोविजन था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये वैकेंसी भरी जाए, लेकिन चूंकि कोई भी प्रमोशन के लिए इलिजिबल नहीं था तो इस हालत में क्या किया जाएगा कि उस पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर दिया जाएगा। लेकिन अगला जो भी पोस्ट खाली होगा उसको प्रमोशन के थ्रू ही भरा जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोटा का रोटेशन हो रहा है और इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसको रोटा कोटा रजिस्टर कहते हैं, जिसमें ये डिटेल होता है कि फलानी वैकेंसी रियली प्रमोशन की थी, इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर लिया गया और आगे की वैकेंसी प्रमोशन से भरी जाएगी। तो इसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वेदर प्रमोशन कंसीडर किया जाएगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है डिसाइडिंग रिजर्वेशन। जिस भी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करना होता है उस पर रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा इसका डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन दो रजिस्टर के हेल्प से होता है, एक रिजर्वेशन रजिस्टर और एक रिजर्वेशन रोस्टर। यहाँ हम ये समझ लें कि रिजर्वेशन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है, जबकि रिजर्वेशन रोस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल रजिस्टर है जिसमें कि ये मेंशन होता है कि कौन सा पोस्ट किस कैटेगरी के द्वारा ओरिजिनली भरा जाना चाहिए था। कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन रजिस्टर में डिटेल होता है पोस्ट वाइज कि ये कब भरा गया था, किस पर्सन के द्वारा भरा गया था, किस कैटेगरी का पोस्ट था ये और किस कैटेगरी से भर लिया गया। क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि कई बार एससी
में अगर कोई कैंडिडेट ना मिले तो एससी से, और एसटी में कोई कैंडिडेट ना मिले तो एससी कैटेगरी से भर लिया जाता है। उसके बाद कैसे भरा गया था, क्या यह प्रमोशन से भरा गया था या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा गया था। इसके बाद डिसाइड होता है रिजर्वेशन रोस्टर। रिजर्वेशन रोस्टर एक परमानेंट रिकॉर्ड है जिसमें कि ये मेंशन होता है कि किस नंबर का पोस्ट, जैसे अगर 50 पोस्ट है तो पहला पोस्ट क्या जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा और रिजर्व से भरा जाएगा, सेकंड पोस्ट किस कैटेगरी से, थर्ड पोस्ट किस कैटेगरी से। सो ये कैलकुलेशन बेस्ड एक फिक्स रजिस्टर होता है। तो इन चार के बेसिस पे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर, दूसरा है रोटा कोटा रजिस्टर, तीसरा है रिजर्वेशन रजिस्टर, रिजर्वेशन रोस्टर, इन चार के हेल्प से बेसिकली डिसाइड होता है कि कैसे किस प्रोसेस से भरा जाना है। तो यहां तक का स्टेप हुआ कि कैसे किस प्रोसेस से भरा जाना है, ये डिसीजन होता है। जब ये डिसीजन हो जाता है तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर डिसीजन में हुआ कि भाई इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरना है या तो एग्जामिनेशन के थ्रू या केवल इंटरव्यू के थ्रू, तो हम क्या करते हैं कि इसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में जनरली आजकल जो मेथड चलता है कि पेपर में एक छोटा सा नोटिस दे दिया जाता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट को भरा जाना है, डिटेल आपको यहाँ वेब पेज पे मिल जाएगा। ये डिटेल, इसका कंटेंट क्या होता है ये मैंने डिस्कस किया है। इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा डिटेल देना पड़ता है, जॉब का टाइटल, कितनी वैकेंसी है और इस जॉब का रोल क्या है, क्या क्या काम करना होगा इस जॉब पे, वो मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद ये कैटेगरी किस कैटेगरी से भरी जानी है, रिजर्वेशन की किस कैटेगरी से भरी जानी है वो मेंशन होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी जिसके बगैर आपका एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं होगा, एंड डिजायरेबल वो एक एडवांटेज है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग के स्टेज पर उसका कंसीडरेशन करते हैं। एक्सपीरियंस कितना चाहिए इसके लिए, एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, क्या ये ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा या ऑफलाइन सबमिट किया जाएगा, यदि ऑफलाइन सबमिट किया जाएगा तो किसको सबमिट किया जाएगा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में देने होंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड सर्विस अप्लाई कर रहे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन के बाद आपको छोड़ देगा, तो इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। और इसके बाद एक डिक्लेमर होता है लास्ट में कि लेट रिसिप्ट को नहीं कंसीडर किया जाएगा, लीगल जूरिडिक्शन क्या होगा किसी भी डिस्प्यूट का, या किस कंडीशन में सारे के सारे एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो जब एप्लीकेशन हमारे पास आ जाते हैं तो ऑनलाइन मोड में हो तो उसको डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट की जरूरत हो तो प्रिंट ले लेंगे, या अगर ऐसे आए हुए हैं तो उन एप्लीकेशन के कवर पेज के ही बेसिस पर जिस जिस डेट को वो आता गया है उसके बेस पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी नंबरिंग की जाती है डेट वाइज, और उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है एक रजिस्टर में कि किसने भेजा है, किस पोस्ट के लिए भेजा है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या था जो कि एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ होता है, या ऑनलाइन सबमिशन होता है तो वहां भी मेंशन होता है। तो ये एक रजिस्टर बनाया जाता है। उसके बाद इसका पर्पज क्या होता है कि ये हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि टोटल कितने एप्लीकेशन आए हैं, यदि सबमिशन का डेट बढ़ाना है बिकॉज सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं आए हैं तो वो डिसीजन हो सके, या फिर समझिए कि एक रफ डाटाबेस स्क्रीनिंग टाइम के लिए ये रेडी कर देता है। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डिस्क्लोजिंग द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। एक 3% की कमेटी बनाई जाती है जिसको स्क्रीनिंग कमेटी कहते हैं। ये स्क्रीनिंग कमेटी एसेंशियल क्राइटेरिया जो भी हमने मेंशन किया हुआ था या रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसकी बेसिस पे एप्लीकेशन को क्वालिफाई करती है। उसके बाद एक शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनती है, स्क्रीनिंग कमेटी को ही शॉर्टलिस्टिंग कमेटी का भी काम दिया जा सकता है। ये कमेटी डिसाइड करती है कि जो हमने डिजायरेबल क्राइटेरिया मेंशन किया था एडवर्टीजमेंट में या प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया मेंशन किया था उसकी बेसिस पे कौन कौन से क्वालिफाई कर रहे हैं। यदि स्क्रीनिंग में ही सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ गया तो हम शॉर्टलिस्टिंग में नहीं जाते हैं। यदि स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा नंबर आ गया है तो हम शॉर्टलिस्टिंग में जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घटाने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है
कि एक ट्रांसपेरेंसी मेजर है कि जो भी लिस्ट आपने फाइनल किया कि हम इनको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और इनको इस कारण से शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हमको अपने वेब पेज पे पब्लिश करना पड़ता है, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्ट करना हो तो वो उस पे ऑब्जेक्ट कर सके और उसके ऑब्जेक्शन को इंटरटेन किया जा सके। यहाँ ऑब्जेक्शन का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं तो फिर से कमिटी देखती है कि ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं, और फाइनल शॉर्टलिस्टेड लिस्ट बना करके पब्लिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कंस्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, फिक्सिंग द डेट ऑफ इंटरव्यू एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू एंड टेस्ट। रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से एक इंटरव्यू कमिटी का कंस्टिट्यूशन होता है। इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एंड रिजर्व कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव एसेंशियल है। एक ही मेंबर वुमेन कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हुई हो सकती है। इसके बाद इंटरव्यू का डेट पब्लिश किया जाता है, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और साथ में ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि वेदर दिस इंटरव्यू विल बी ऑनलाइन और इन पर्सन। इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद इंटरव्यू कमिटी एक पैनल सजेस्ट करती है। पैनल का क्या मतलब होता है? पैनल का मतलब होता है कि ये कमिटी बताती है कि हमारे इंटरव्यू के बेसिस पे इतने लोग सुटेबल हैं अपॉइंटमेंट के। सपोज कीजिए कि वैकेंसी 50 की थी, तो कमिटी ये भी कह सकती है कि जस्ट 40 ही एलिजिबल है, और ये भी कह सकती है कि 80 एलिजिबल है। तो 80 एलिजिबल है, हमको जस्ट भरना 60 था, तो हम 60 इससे भर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पैनल अगर ये 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, इस पैनल पर जब अप्रूवल हो जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी का, तो अगले 12 मंथ्स के लिए एग्जिस्टिंग वैकेंसी को इससे भरा जाएगा। एग्जिस्टिंग वैकेंसी का क्या मतलब है? वो वैकेंसी जो एडवर्टीजमेंट के डेट को एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस दिन एडवर्टाइज हुआ उस दिन 100 की वैकेंसी थी, तो ये एग्जिस्टिंग वैकेंसी होगी। फाइनल हमको भरना था 60, फाइनल जो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा वो 80 का दिया। तो यदि बाद में डिसाइड हो कि भाई अगर 40 में भर दिया जाए तो 20 को तो इससे भर दिया जाएगा, लेकिन 20 जो बच रहे हैं उसके लिए हमको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। ये पैनल एक्सटेंड नहीं हो सकता है एक बार अप्रूव हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि इंटरव्यू डेट के बाद कोई वैकेंसी आई हो तो उसको न्यू वैकेंसी माना जाता है, चाहे वो वैकेंसी किसी भी कारण से है, उसको न्यू वैकेंसी माना जाएगा। चाहे वो पोस्ट क्रिएशन के कारण हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया हो, किसी भी कारण से राइज किया हो, और इस न्यू वैकेंसी के लिए हमको टोटल प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कमिटी एडवांस इंक्रीमेंट सजेस्ट कर सकती है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू के दौरान कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट कहता है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस वगैरह बहुत ज्यादा है, तो मैं स्टेज 1 पे ज्वाइन नहीं करूंगा, जो पे लेवल आप ऑफर कर रहे हैं उसके स्टेज 1 पे ज्वाइन नहीं करूंगा। इस केस में ये कमिटी 5 हायर इंक्रीमेंट कह सकती है, या कह सकती है कि इसको स्टेज 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, अप टू स्टेज 5 दे दिया जाए उसी पे लेवल। और अगर ये कमिटी रिकमेंड कर रही है और अप्रूव हो रहा है कंप्यूटर अथॉरिटी से, तो अकॉर्डिंगली ऑफर उस पर्सन को इशू होता है। फाइनल स्टेज में इस पैनल पर कंप्यूटर अथॉरिटी का अप्रूवल हो जाता है, ऑफर लेटर इशू किया जाता है, ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना होता है कैंडिडेट को, और फिर वो ज्वाइन करते हैं, उनका इंडक्शन होता है, उनकी ट्रेनिंग। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू था, जस्ट ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता कैसे है, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर आप इसको और ज्यादा और निटिगिटीज के साथ समझना चाहते हैं, किसी स्टेप पे और डेप्थ में जानना चाहते हैं, या कोई भी डाउट हो, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।